विषय पे आने से पहले जब उत्तराखंड में आते हैं और यदि आप एजुकेशन की फील्ड से हों तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। जहां पर, चूंकि मैं तो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हूं, जहां पर रुड़की यूनिवर्सिटी है, जहां भारत में सबसे पहले इंजीनियरिंग की डिग्री देना शुरू हुआ, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से शुरुआत हुआ, शायद वर्ल्ड के सबसे अर्लीस्ट इंस्टीट्यूशंस में से एक था। और भारत में आजादी के बाद अगर सबसे पहले 59 में राधाकृष्णन कमेटी की रिकमेंडेशंस पे एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज बनी, तो सबसे पहले पंतनगर में बनी, जो इसी उत्तराखंड में। और इससे भी आगे बढ़कर तब एक अलग अनुभूति होती है जब आप लोग देखते हैं, आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप फेसबुक तो यूज करते हैं, और जब इसके ओनर मार्क जुकरबर्ग ने कहा था कि एप्पल के ओनर स्टीव जॉब ने उससे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी तुम्हें लगे कि तुम हताश हो गए हो, निराश हो गए हो, कोई राह नहीं दिख रही है, तो तुम क्या करना, तुम भारत में जाना, नैनीताल जिले में एक कैंची आश्रम है नीम करोरी बाबा का, वहां पे जाना, वहां से तुमको नई ऊर्जा मिलेगी। और मार्क जुकरबर्ग ने यह बात कही, और जब वो भारत आए थे तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बातचीत में भी ये बात कही। तो आप समझिए कि जहां से इतना बड़ा इंस्पिरेशन मिलता है कि आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक नहीं, सबसे ज्यादा ऑल परवेजिव कंपनियों में से एक जो हर आदमी के हाथ तक है, वहां तक यहां से इंस्पिरेशन जाता है। तो यह भारत की भूमिका को भी दर्शाता है और उसमें उत्तराखंड की भूमिका को भी दर्शाता है। नाउ इफ वी स्टार्ट ऑन द इश्यू ऑफ द एजुकेशन, अगर हम कहें तो इफ यू वांट टू बिकम अ लीडर इन द एजुकेशन, देन व्हाट यू हैव टू डू। देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात ये कहें कि अगर आप एग्जिस्टिंग चीज को फॉलो करते हैं तो यू कैन बिकम प्रॉस्परस, यू कैन अटेन ए गुड पोजीशन, गुड प्रॉस्पेरिटी, गुड लाइफ, गुड लग्जरी। बट अगर आपको लीडर बनना है तो एग्जिस्टिंग चीज में से अलग हटकर आपकी एक दृष्टि होनी चाहिए कि व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द फ्यूचर, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि जब अमेरिका ने अपना एटम बम का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज प्रोजेक्ट मैनहट्टन, 1945 में चल रहा था। बिफोर द फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन वाज डन ऑन 16th of July 1945। प्रोजेक्ट मैनहट्टन चल रहा था, तो उस समय प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, और ट्रूमैन के एक एडवाइजर थे जिनका नाम था एडमिरल विलियम ले। एडमिरल विलियम ले ने कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, दिस प्रोजेक्ट मैनहट्टन is going to be a utter failure. This project will never take off. This I am saying as an expert on explosive. अब बताइए, वो सही थे कि गलत थे? वो सही थे, because till that time the science of explosives were only limited to the chemical forces available in the explosive material. जो एक्सप्लोजन होता है वो तो केमिकल रिएक्शन से होता है ना, बट जिसकी बात हो रही थी वो एटॉमिक फोर्स था। केमिकल रिएक्शन क्या है? जो क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द एटम्स इन क्रिएटिंग एंड डिसॉल्विंग मॉलिक्यूल्स, यानी वो एटम के बाहर हो रहा था। एटम के अंदर गए तो एनर्जी कुछ और थी, वहां तक वो नहीं देख पा रहे थे। इसलिए मैंने कहा, और जब उन्होंने देखा और वो एटम बम बना, और उसके बाद वर्ल्ड का पावर स्ट्रक्चर चेंज हो गया। Prior to Second World War, the power center was in Europe, and after that, America became the power center. तो आप ये समझिए कि जब जो दिखाई पड़ रहा है उस पर रिसर्च करेंगे तो ठीक है, पैसा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उसकी तरफ जाएंगे तो आपको एक नई दुनिया मिलेगी। इसको कुछ ऐसे समझिए कि समंदर की सतह पर आप अपना जहाज चलाते चले जाएंगे, एक शहर देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिलेगा, एक देश देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिलेगा। मगर अगर उसी समंदर में आप नीचे उतरना शुरू करेंगे तो कहीं पे रत्न मिलेंगे, कहीं पेट्रोलियम मिलेगा, कहीं दूसरी एनर्जी मिलेगी, वो चीजें मिलेंगी जो सतह की दुनिया को बदल सकती हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, जब आज हम कहते हैं कि हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में,
प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यह अमृत काल है। अमृत काल मीन्स 75th ईयर से 100th ईयर जब आएगा, जब सेंचुरी आएगी 2047 में, इस 25 साल में भारत को उस मुकाम तक पहुंचाना है जो हमारा लेजिटिमेट ड्यू था। तो वो कैसे पहुंचेगा? अगर हमारा लक्ष्य इतना ही रहेगा बच्चों का कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिग्री प्राप्त कर ली, फिर बहुत अच्छा हुआ तो एक फॉरेन की यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त कर ली, एक बहुत बड़ी कंपनी में जाके बढ़िया नौकरी की, लाखों रुपए महीने की, या बहुत हुआ तो एक अच्छा खासा बिजनेस कर लिया और उसके बाद जिंदगी खत्म। तो ये करके क्या अमृत काल का अमृत प्राप्त होगा? जिसके लिए वो अकबर इलाहाबादी का एक बड़ा फेमस शेर है कि क्या कहें अहबाब, अहबाब कहते हैं ना फ्रेंड को उर्दू में, क्या कहें अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। तो इसमें आप फाइनली सिर्फ इतना अचीव करेंगे, बट अगर आप ये देखेंगे कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज क्या है, जैसे जो इमर्ज होने वाला, जो अभी दिख रहा है, आपको लगता है इसमें कुछ हो सकता है। मेरा मानना है कि भारत के बच्चों को अगर यहां पे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च करनी है, विदेश में भी रिसर्च करने जाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं, कंपोजिट मटेरियल में जाएं, जीनोम सीक्वेंसिंग में जाएं, नैनो टेक्नोलॉजी में जाएं, स्पेस टेक्नोलॉजी में जाएं। ये वो चीजें हैं जो फ्यूचर में जाकर इमर्ज करेंगी। और अगर आप अभी से इसमें जा सकते हैं तो आप सोचिए, तब आप फ्यूचर को प्रभावित कर सकते हैं। मैं डोमिनेट वर्ड नहीं यूज करना चाहता। और एक और बात समझिए, एज फार एज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, एक बहुत बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हुए हैं मिशियो काकू, उन्होंने ये सर्टिफिकेशन दिया है, द सिविलाइजेशंस फॉल इन 3 कैटेगरीज, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 सिविलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज दैट वो जिस प्लेनेट पर रहता हो उस प्लेनेट की सारी एनर्जीज को उसने एक्सप्लोर कर लिया हो और उसे यूटिलाइज करना आ गया हो। लेवल 2 वो है कि वो अपने प्लेनेट से बाहर निकलकर जिस सोलर सिस्टम में रहता हो उस सोलर सिस्टम की सारी लेटेंट एनर्जीज आइडेंटिफाई करके उसे यूज करना आ गया हो। एंड लेवल 3 वो है कि बियॉन्ड द सोलर सिस्टम गैलेक्सीज में जितनी गैलेक्टिक एनर्जीज है उनको यूज कर लिया हो। अब इफ यू लुक एट दिस पैरामीटर, अभी तो हम अपने ही प्लेनेट की कुछ एनर्जीज को तो आइडेंटिफाई कर पाए, पेट्रोलियम है, गैस है और एयर है, वाटर है। अभी तो टोटल एनर्जीज यहां की बची हुई है। तो इन ए वे वी आर समहाउ ए स्लाइटली अबव द जीरो लेवल सिविलाइजेशन। ये मैंने इसलिए कहा कि हमें गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि हमने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है। तो आप वो मैंने सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि कितना एक्सप्लोर करने को बाकी है, और जब हम उसको एक्सप्लोर करेंगे देन वी विल बी एबल टू अचीव व्हाट the actual reality is, or whether we can take the to the desired position. अब इसके बाद एक दूसरी चीज आती है। अब मान लीजिए आपने बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अचीव कर ली और 25 साल बाद आप डोमिनेट करने लगे, क्या बनना चाहते हैं? Somebody wants to become an engineer, wants to become a doctor, wants to become a scientist, wants to have a job, a very good job abroad, like some student aspire or dream for having a very good job in US, or some want to become a millionaire. पर क्या इससे पीस और प्रॉस्पेरिटी आती है? आप डॉक्टर बनेंगे तो डॉक्टर बन के भी अफजल गुरु बन सकते हैं। आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट बनेंगे तो वो बन के भी कोई बुरहान वानी बन सकता है। अगर कोई ये समझेगा कि वो बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा तो वो याकूब मेनन बन सकता है। और कोई ये सोचे कि अमेरिका में मुझे शानदार जॉब मिल जाएगा, उसके बाद जिंदगी खुश हो जाएगी, तो वो 9/11 करने वाले खालिद शेख या मोहम्मद अट्टा बन सकता है। ये मैंने सिर्फ इसलिए आपसे कहा कि अच्छी एजुकेशन और अच्छी जॉब पीस एंड प्रॉस्पेरिटी की गारंटी नहीं है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। यू ऑल हैव हर्ड द नेम ऑफ वेरी फेमस राइटर टॉम फ्रीडमैन, who has written a very famous book, The World is Flat. उन्होंने 2001 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था। जानते हैं उसका आर्टिकल का शीर्षक क्या था? कंपैरिजन बिटवीन इन्फोसिस एंड अल-कायदा। You can say how it can be compared. He said yes, there are n number of comparable elements. Number one, both started at the same time. Both were
powered by the power of youth. Both were having the dedicated youth. Both were having the talented youth. Both have got the global presence. एक साथ. बस अंतर क्या था? One for the destructive cause and other for the constructive cause. इसलिए इंफोसिस में मिलियनर बन के नारायण मूर्ति बनते हैं और अल कायदा का चीफ ओसामा बिन लादेन भी मिलियनर बिलियनर था. It means education is important, but more important is motivation behind the education. Sometime I can say motivation is more important than the education. Because if you look, अब मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको, the India of the decade of 1930s, 40s. In the decade of 1930s, India was, in terms of education, one of the most uneducated countries of the world. Rate of literacy has 7% या 5% के आसपास थी. जर्मनी उसी समय में one of the most literate and educated countries of the world. उस जमाने में हमारे यहां उतना परसेंटेज ऑफ लिटरेसी नहीं थी जितने परसेंटेज वहां ग्रेजुएट थे, उससे ज्यादा. इंडिया वॉज पोलिटिकली सब्जुगेटेड. जर्मनी वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज. हम इकोनॉमिकली बहुत पीछे, वो इकोनॉमिकली बहुत आगे. बट लुक एट द डिफरेंस. द पोलिटिकली सब्जुगेटेड, अनएजुकेटेड, इकोनॉमिकली डिजास्टर्ड India contributed to the world with Gandhi, and educated, powerful, economically superior Germany contributed to the world with Hitler. इसका मतलब होता है कि ये डिफरेंस कहां से आता है. तो हमें ये समझना चाहिए कि एजुकेशन से ज्यादा मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है. इसीलिए हमारे यहां देखिए किसका महत्व था. अब आप ये देखिए कि हमारे यहां जहां कहीं भी नॉलेज की बात आती थी तो नॉलेज एक चीज थी, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी वैल्यूज. अब आप कल्पना करिए, भगवान राम और रावण में तुलना करिए तो नॉलेजेबल कौन ज्यादा था? भाई देखिए, वैसे तो भगवान राम ब्रह्म के प्रतीक हैं, वो तो एक अलग विषय है कि वो ब्रह्म है तो ज्ञान अलग, पर जब वो लीला कर रहे हैं मानव रूप में तो रावण ज्ञानी ज्यादा है. फिर भी राम क्यों जीत रहे हैं? रावण के पास पैसा ज्यादा है, सोने की लंका है. रावण के पास पावर ज्यादा है, सब कुछ उसके पास है, फिर भी वो क्यों जीत रहे हैं? क्योंकि जब रावण हर चीज में ज्यादा, यहां तक कि रावण पुजारी ज्यादा बड़ा है, भगवान का पुजारी वो बड़ा है. वो कहता मुझसा पंडित मुझसा जोधा और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है. तो इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं है कि सर काट के पूजा करते हो. फिर भी राम की कौन सी श्रेष्ठता है जो रावण की समस्त योग्यता और शक्ति पर भारी पड़ जाती है? वह है चरित्र. इसीलिए तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए. और आज प्रॉब्लम क्या हो गई? इसीलिए हमारे यहां प्राचीन काल में, अब मैं उस पे आ रहा हूं, हम वर्ल्ड के टीचर नहीं थे, हम वर्ल्ड के नॉलेज बेस के सेंटर नहीं थे, हम विश्व के जगत गुरु थे. गुरु आज स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, किस लिए पढ़ने आते हैं? इफ इट इज जस्ट द एक्वायरिंग ऑफ सम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, आज तो बुक्स में अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है. अगर आप इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं और आपके मन में इकोनॉमिक्स के लिए इंटरेस्ट हो जाए, एक साल में 20 किताबें इकोनॉमिक्स की पढ़ लीजिए, आप इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट माने जाने लगेंगे. फिर क्या जरूरत है यूनिवर्सिटी में आने की? यूनिवर्सिटी में आने की इसलिए जरूरत है कि यूनिवर्सिटी आपके विचारों को, संस्कारों को सही दिशा में मोटिवेट करती है. अगर टेक्निकली नॉलेज पे जाएंगे तो गूगल के पास हम सब में से किसी से ज्यादा नॉलेज है, पर गूगल के पास नॉलेज है, वो दुनिया नहीं बदल सकता. दुनिया बदलने का प्रोसेस मोटिवेशन से आएगा. इसीलिए जब हम जगत गुरु थे तो क्या कहा जाता था? यहां लोग किस चीज की शिक्षा लेने आते थे? कहा जाता एतद देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्व स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा. जहां अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे. इसलिए हम जगत गुरु थे. हम उनकी पर्सनालिटी, थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस को टोटल ट्रांसफॉर्म करते थे. तो फाइनली आप ये समझिए कि अगर आपका मोटिवेशन सही है तो आप एजुकेशन के द्वारा सही दिशा में चीज अचीव कर सकते हैं. और वो मोटिवेशन आता कहां से है? वो सही दिशा में जाना है, ये आता कहां से है?
अभी आप कहेंगे चलिए तो पर्सनल लेवल पे बताया, मैं ग्लोबल लेवल पे बताता हूं। आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, चाइना का एग्रेसिव मॉडल है। पिछले 70-75 सालों में पूरे वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स किन चीजों से गवर्न हो रही है? एनेक्सेशन, चाहे 91 में कुवैत का इराक ने करने की कोशिश की हो, या सब्जुगेशन, या डोमिनेशन। यही तो करना है ना। या तो छोटे कंट्री को एनेक्स कर लेना है, जैसे तिब्बत को चाइना ने कर लिया था, या फिर सब्जुगेट कर लेना है। और अगर सब्जुगेट भी नहीं कर पाए तो एनी हाउ डोमिनेट करना है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, कि दूसरे देश पे हमारा कंट्रोल बना रहे। पर अब आप यही उदाहरण देखिए कि जब भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो क्या उसका एनेक्सेशन किया? नहीं। वहां कोई अपना वॉइस रॉय या डिप्यूटी अपॉइंट किया, यानी सब्जुगेशन किया? नहीं। क्या उससे कोई ट्रीटी साइन करवाई, यानी डोमिनेशन किया? नहीं। बस यही तो डिफरेंस है कि आज के इस वर्ल्ड में भी वो मोटिवेशन अगर कहीं से निकल सकता है तो भारत की धरती से निकल सकता है। कहने की बातें सब कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मगर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का भी जवाब व्यवहारिक दृष्टि से अगर दिया है तो हमने दिया है। और ये सिर्फ कोई एक धार्मिक विचार नहीं है। वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच नेवर वेंट फॉर इन्वेजन, because we are the only culture in the world which are having no concept of conversion. तो ना हम किसी को बदलना चाहते हैं, ना किसी को डोमिनेट करना चाहते हैं। इस मोटिवेशन की वजह से ही पर्सनल लेवल और जियोपॉलिटिक्स में हम बदलाव लाने में सफल होते हैं। अब मैं छोटा सा एक दो साइंस का भी एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए, मोटिवेशन हमें कई बार साइंस भी बताती है, हम ध्यान नहीं दे पाते, बिकॉज ये सिर्फ वो नहीं है। नेचर में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इन द कॉस्मिक वर्ल्ड एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जो आपको लगता है कि ये कंपार्टमेंटल है, कंपार्टमेंटल कुछ नहीं है। पहले एग्जांपल दे दूं तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे आज से 50-60 साल पहले कोई ये कहता कि दिल्ली में एक फैक्ट्री चल रही जिसकी वजह से कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो लोग कहते हैं हाउ इलॉजिकल, हाउ फुलिश यू आर, इट्स नॉट पॉसिबल। आपने क्या थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ी, हीट कंडक्शन नहीं पढ़ा, कुछ मीटर दूर की चीज नहीं पिघला सकती, आप कैसे कह रहे हैं इतने 1000 किलोमीटर दूर पर वो कैसे पिघल रही है? इंटायर अर्थ इज अ कॉस्मिक यूनिट, वो कंडक्शन नहीं हो रहा है। उसी ढंग से पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स एक कॉस्मिक यूनिट है, हर चीज के संकेत सब जगह होते हैं। अब छोटी सी बात, दो लोग इंडिविजुअली अगर मिलकर काम करें, मैथ्स में देखें ए और बी, तो ए स्क्वायर हो जाए और बी डबल हो जाए, बी स्क्वायर हो जाए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ। पर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एडिशनल मिल जाता है। अब आप आइए फिजिक्स का एक एग्जांपल देखिए। कोई चीज किसी सरफेस पे ऐसे खड़ी रहती है, क्यों? एक एक्शन नीचे है और ऊपर का रिएक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है। दोनों फोर्सेस अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, वो अपने अपने फोर्स की तरफ खींच लेंगे, द सिस्टम विल कोलैप्स। और तीसरा उदाहरण देखिए, वो और भी है, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी होगी। जब दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है तो दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट। कोवैलेंट वो होते हैं जिसमें दो एटम्स के बीच में एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाता है, और इलेक्ट्रोवैलेंट वो होता है कि एक ने दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो वो निगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसने दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक हो जाते हैं। और दोनों में ज्यादा स्ट्रांग कौन होता है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? प्रकृति भी यह संकेत देती है कि जब आप त्याग करते हैं तो बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत हो जाती है। अविद्या में जीरो एक एंटिटी है और विद्या में जीरो एक अनुभूति है। इसलिए अविद्या के लिए न किसी गुरु की जरूरत है, न पात्रता की जरूरत है, न अपने अंदर कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है। जाइए पढ़ लीजिए। विद्या के लिए आज भी पात्रता की जरूरत है, अपने अंदर एक बड़ा चेंज लाने की जरूरत है, क्योंकि वह अनुभूति का विषय है। इसलिए गुरु की जरूरत तब भी थी, आज भी है। अविद्या के लिए न तब थी न आज है। जिसको हम कहानी समझते हैं, उस कहानी में कितनी गहराई है। जैसे आप सबने सुना होगा, संस्कृत का बड़ा फेमस फ्रेज है जिसकी लाइन आपको पता होगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
परंतु ये पूरा श्लोक ध्यान है किसी को? ये किस संदर्भ में है? ये पूरा श्लोक ये है कि न निर्मते न विद्यते तदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। मतलब न कभी बना था, न कभी देखा था, न कभी सुना था कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन भगवान को भी घेर लिया। इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यह समझने का अर्थ कब आएगा? मोटिवेशन से, इंस्पिरेशन से, सिर्फ एजुकेशन से नहीं। तो इसलिए फाइनली आप इस बात को समझिए कि हम वर्ल्ड को भी डोमिनेट करना नहीं चाहते। ये तो आश्वस्त रहिए, जहां से मैंने शुरू किया था उसी पे खत्म करता हूं। स्वतंत्रता का अमृतकाल है और स्वतंत्रता का अमृतकाल समाप्त होते होते आश्वस्त रहिए कि हम वर्ल्ड की सबसे पीक पर होंगे। मगर कैसे? इकोनॉमिक सुपर पावर बन के नहीं, इंटेलेक्चुअल सुपर पावर ही बन के नहीं, मिलिट्री सुपर पावर बन के नहीं। ये तो डोमिनेट करने के लिए बनती है और इसका कालखंड बहुत थोड़ा होता है। कोई देश 100 साल से ज्यादा, 150 साल से ज्यादा दुनिया को डोमिनेट नहीं कर पाया। हाँ, उसमें भी अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूं। इसलिए कॉन्फिडेंट रहिए। बस फाइनली एजुकेशन का मोटिवेशन समझिए, ब्रॉडर विजन समझिए और जो कुछ तय है वो तो होने ही वाला है, उस बारे में कॉन्फिडेंस रखिए। एंड वी होप इन आवर लाइफ टाइम हम वो देखेंगे कि जो माइकल वुड ने अपनी एक स्टोरी ऑफ इंडिया करते थे डिस्कवरी में, उसमें एंड में एक सेंटेंस बोला था कि बाय द मिड ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया कैन बिकम द बिगेस्ट कंट्री ऑन अर्थ। पॉपुलेशन में चाइना को टेक ओवर कर लेंगे। एंड इफ ये 2007-8 में बोला था। एंड इफ इंडिया गोज इन अ प्रॉपर डायरेक्शन तो इवन इन इकोनॉमी इट कैन नॉट ओनली ओवरटेक चाइना बट कैन बिकम इक्विवेलेंट टू यूएस। तो जानते हैं उसने क्या वर्ड बोला था? सो बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी इंडिया कैन बी द बिगेस्ट एंड द रिचेस्ट नेशन ऑन अर्थ। ये इंपॉर्टेंट नहीं था, द प्लेस एट विच इट रिमेन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द हिस्ट्री। धन्यवाद।